नमस्कार बॉस, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश का मूड मीटर लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मूड मीटर देश का एकमात्र ऐसा शो है जहां पूरे भारत के दर्शक सिर्फ लाइव जुड़ते नहीं हैं बल्कि लाइव वोट भी करते हैं। जैसे अगर आप देखें यहां स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ रहा है, मोबाइल निकालना है, स्कैन करना है और देश को बताना है कि आप उस खबर पर क्या सोच रहे हैं। मतलब भारत किसी खबर पर क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, भारत का मूड क्या है उस खबर पर, ये देश जानता है और आप क्या सोच रहे हैं ये भी देश जान पाता है और फैसला सीधा आपके हाथ में है। आपको ये करना कैसे है एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। अपना मोबाइल निकालना है, उसका कैमरा खोलिए, बस ये क्यूआर कोड के सामने कैमरा लेकर जाइए और जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे वहां पर एक लिंक आएगा, उसको दबाइए। आपके सामने सवाल जाए आज के और आपको अपना वोट करना है। अपना नाम और बाकी डिटेल्स जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि वोट कौन कर रहा है और आपको इनाम देने में हमें आसानी हो सके। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वोट मीटर। देश के मूड मीटर में आज का मुद्दा है, क्या 2024 के चुनाव में मुसलमान मोदी को बम्पर वोट करेगा या नहीं करेगा। मुसलमान को 10 साल में नरेंद्र मोदी से मिला क्या? उन्हें डराया गया, धमकाया गया, बुलडोजर चलाया गया या फिर उनका विकास भी हुआ है? मुद्दा यह भी है कि मुसलमान के लिए मोदी ने जो किया वो कोई और नहीं कर सका है। और 2024 चुनावों के एम फैक्टर पर आज देश का मूड मीटर चलेगा लाइव, यानी मुसलमान क्या सोच रहा है इस पर देश अपना वोट डालेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में माहौल बन चुका है। चुनाव की तारीखों का बस ऐलान होना बचा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी पिच पर सिक्सर लगाने के लिए रणनीति बना रही हैं। पीएम मोदी लगातार चुनावी समर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का तूफानी दौरा कर रहे हैं और मोदी की जीत का स्ट्राइक रेट देखकर देश में बड़ा तबका मोदी की हैट्रिक को श्योर मान रहा है। इधर पीएम मोदी के मैजिक से मुकाबला करने और अपने वोट बैंक को फिर से बटोरने के लिए, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए विपक्ष की छटपटाहट साफ नजर आने लगी। शायद इसीलिए पीएम मोदी की छवि को लेकर विपक्ष एक बार फिर तुष्टीकरण के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के हिंदू होने और उनकी जाति तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं ताकि हिंदू वोट बैंक को तोड़ा जाए, साथ ही मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने पाले में शिफ्ट किया जा सके। पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी नेताओं को नसीहत दी कि चुनाव में सोच समझकर बोलिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भी पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट दिखे कई बार, तीसरी बार भी मोदी की वापसी पर भरोसा जता रहे हैं। इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आज के सवाल आपको बता देता हूं जिन पर आपको वोट करना है। आज हम आपसे 5 सवाल पूछ रहे हैं और अपना मोबाइल निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करना शुरू कीजिए। आपके स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा और हम आपको पहले सवाल बता भी देते हैं। पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। ऑप्शन ए विकास किया, ऑप्शन बी सिर्फ डराया और ऑप्शन सी कुछ खास नहीं किया। दूसरा सवाल आज जिस पर देश अपना मूड बताएगा, 2024 के चुनाव में मुसलमान मोदी को वोट करेगा क्या। ऑप्शन ए हां, मुसलमान भी मोदी के लिए वोट करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल वोट नहीं करेगा या थोड़ा बहुत जैसा करता है वैसे ही करेगा। ये ऑप्शन सी है कि थोड़ा बहुत वोट पड़ जाएगा, वही 8-9-10% टाइप। तीसरा सवाल, मुसलमान मोदी को छोड़कर वोट करेगा किसे। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों को, आप देख लें टीएमसी या फिर अखिलेश की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी वगैरह वगैरह को करेगा। ऑप्शन सी की असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेगा या ऑप्शन डी जो मोदी को हराए उसको वोट करेगा, फर्क नहीं पड़ता वो कौन। चौथा सवाल, इंडी गठबंधन की पार्टियों ने मुसलमानों के लिए क्या किया। ऑप्शन ए विकास किया, ऑप्शन बी सिर्फ वोट लिया और ऑप्शन सी इस्तेमाल किया। और पांचवा सवाल, 2024 में मुसलमान मोदी को वोट नहीं करे तो रिजल्ट पर कोई असर पड़ेगा क्या। ऑप्शन ए ना करे मुसलमान वोट फिर भी मोदी जीतेंगे, ऑप्शन बी मोदी हार सकते हैं, ऑप्शन सी सीटें कम हो जाएंगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जीतेंगे तो मोदी। तो ये 5 सवाल हैं जिन पर आज हम आपसे वोट करने के लिए कह रहे हैं और तेजी से वोट मीटर घूमना शुरू हो चुका है। लोगों का रुझान क्या है वो भी आपको बताऊंगा। आज हमारे साथ जो 4 मेहमानों का पैनल है, एक बार उनके बारे में आपको बता दूं। अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत अजय भाई। हमारे साथ वारिस पठान प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, वो जुड़ गए। वारिस भाई आपका स्वागत।
लोकेश जिंदल राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुबुई खान राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है। आप लोगों के पास मैं आऊं उससे पहले मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली पार्टी को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कैसे लताड़ा है, एक बार वो सुनवाता हूं, फिर आगे बताता हूं। जब से वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो बराबर मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह नजरअंदाज करना उनके लिए लोकसभा के चुनाव में घातक साबित हो सकता है। मुसलमानों में पीएम मोदी को लेकर क्या माहौल है, मुस्लिम समाज के लोग पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, जरा आपको यह भी दिखाता हूं। हम मोदी जी जो है मुस्लिम समाज की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के को मानते हैं अपना परिवार। प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई आरोप, अनगढ़ंत आरोप लगाना वो कोई उचित नहीं है। वो तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर जो सारे वर्गों के लोगों को अपना के एक देश को लेकर काम कर रहे हैं। तो अब लोगों की राय क्या है, क्या पहला रुझान है, वो आपके पास रखूं। और अभी तक देखिए कुछ ही मिनट के अंदर 14,000 के करीब वोट पड़ गए, 13,500 से ज्यादा लोगों ने वोट किया। तो पहला रुझान आने में ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सबसे पहले वारिस पठान साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? ऑप्शन ए विकास किया, ऑप्शन बी सिर्फ डराया धमकाया, ऑप्शन सी कुछ खास नहीं किया। आपकी राय क्या है? पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाई है। एक जंग जैसी छेड़ दी है मुसलमानों के खिलाफ। तो इन लोगों ने, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, इनको हमारी शरीयत से नफरत, इनको हमारे बनाए कायदे कानून से, हर चीज से इनको नफरत। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ सिन्हा साहब, सबसे पहले ट्रिपल तलाक के अंदर इन्हें मदाखलत कर दी। आज मुसलमानों में हाईएस्ट डिजर्शन हो गया। आप खुद सोचिए कि आज मुसलमान औरत को प्रूव करना पड़ता है कि लाइज बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हर टू प्रूव के उसको इस तरह का डाइवोर्स दिया था। अब बात नंबर 2, इनको हिजाब से हमारे नफरत। अरे हिजाब अगर हमारी बेटी पहन के पढ़ना चाहती है, आपको नफरत क्यों है? मोदी जी ने कहा था ट्रिपल तलाक के टाइम के मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। वहीं पर जो बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था गुजरात के अंदर, उनका माँ का, बहन का, बेटी का मार दिया, बलात्कार कर दिया सब। वो उनके जो कातिल जेल में थे उनको रेमिशन के तहत उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो पूरा औरतों के खिलाफ हुआ। बाद में क्या कर रहे हैं ये बुलडोजर जो चला रहे हैं, किसके ऊपर चला रहा है? मैक्सिमम तो मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। बिना कार्रवाई के, बिना नोटिस के मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। बिना कारण नोटिस बताए मुसलमानों के मदरसों को ध्वस्त कर दिया जाता है। बिना कारण के मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। और फिर सीधा हमारी आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है नरेंद्र मोदी सरकार, और ये 10 साल में साबित हुआ है। वारिस भाई, मैं इस पर आऊंगा आपके पास, और अभी लोगों का मूड मीटर भी बताऊं। और अजय भाई आपके पास आऊं उससे पहले एक और मुसलमान है हमारे साथ पैनल में, राष्ट्रीय जागरण मंच की नेशनल कन्वीनर सुबुई खान है। सुबुई, आपके हिसाब से 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? विकास किया, डराया धमकाया, नफरत फैलाई, जैसा वारिस पठान कह रहे हैं, या कुछ खास नहीं किया? जी सुशांत, आपके 3 ऑप्शंस में से अगर मुझे चुनना हो तो मैं यही कहूंगी कि विकास किया, क्योंकि मुसलमान बच्चों के लिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर काम किया गया है। मुसलमान बेटियों के लिए शादी शगुन जैसी व्यवस्थाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज हैं। हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों के लिए हुई हैं। इनफैक्ट मेरा तो इससे एक थोड़ा अलग ही विचार है। मुझे तो लगता है कि मुस्लिम समाज को अपलिफ्ट करने के चक्कर में, या उनको मेन स्ट्रीम में लाने के प्रयास में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर भी चल दी है। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो मुसलमानों के दिमाग से ये निकालना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक हैं। 20 करोड़ 30 करोड़ पॉपुलेशन माइनॉरिटी नहीं होती किसी भी एंगल से। तो अपने आप को अल्पसंख्यक कहकर अगर मुसलमान कुछ ना कुछ सरकार से ले रहा है, तो मैं सबसे पहले तो उस चीज का खंडन करती हूँ कि दे शुड रिफ्यूज। आप कह रहे हैं बीजेपी भी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस की तरह? के साथ गलत चीजें हो रही हैं, वो जरूर होनी चाहिए। अब उनका जो समाधान है वो जरूर होना चाहिए। जैसे भी वारिस भाई ने कहा कि इनको हमारे खाने पीने से प्रॉब्लम, हमारे पहनने ओढ़ने से प्रॉब्लम, हमारे शरिया से प्रॉब्लम। अरे भाई, शरिया तो इस्लाम है ही नहीं। शरिया का सिर्फ कुछ % इस्लाम है।
और बच्चियों को अगर आप हिजाब के नाम पर इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करेंगे और रिलीजियस डिक्टेटर बन जाएंगे, तो ईरान में तो मुसलमान बच्चियों ने खुद विरोध किया कि आप जबरदस्ती। ठीक है, एक मिनट, मैं अब पहला रुझान बता दूं। 17,000 से ज्यादा वोट आ गए। 2 मुसलमान जो इस पैनल में हैं, एक वारिस पठान कह रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाई गई 10 साल में, और सुबुई खान कह रही है मुसलमान का विकास हुआ। अब देखते हैं ये जो करीब 18,000 के करीब लोगों ने वोट किया है वो क्या कहते हैं। पहला रुझान जरा स्क्रीन पर डालिए। अभी तक 18,000 के करीब 17,740 वोट पड़े हैं, और पहले सवाल पर लोगों ने क्या वोट किया है? 98.3%, 98.3% लोग वोट कर रहे हैं कि मुसलमानों का विकास हुआ है 10 साल में। 1% से कम लोग, 0.7% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ डराया धमकाया गया है, और 1.1% लोग कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं किया है। ये रुझान आ रहा है पहले सवाल पर। और दूसरे सवाल पर क्या रुझान है जरा वो भी आपको बता दूं। 18,000 वोटों के बाद दूसरा सवाल हमने पूछा था कि 2024 में क्या मुसलमान मोदी को वोट करेगा। 53% लोग कह रहे हैं कि हां, नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट करेगा। 7% लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, नहीं वोट करेगा। और 39% से थोड़े ज्यादा लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत वोट कर देगा, कोई बहुत भर के वोट नहीं करेगा। तो पहले 2 सवालों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, बाकियों के रुझान आपको बताऊंगा। लेकिन अजय आलोक, पब्लिक वोट कर रही है कि आपने 10 साल में मुसलमान का विकास किया, लेकिन पब्लिक यह भी वोट कर रही है कि आपको मुसलमान वोट नहीं करेगा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत दे देगा तो दे देगा। देखिए सुशांत भाई, आप सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो इस देश के मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो आपको वोट देके सत्ता में लाते हैं। और आपके देखने का नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है। ये नजरिया जहां सत्ता की नजरों में रही, वो सत्ता कभी भी न्याय कर ही नहीं पाएगी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नजरिया है कि सबको एक समानता, एक बराबर से देखेंगे। आज मैं कहूंगा कि मुसलमानों की लिटरेसी रेट, वारिस भाई मानेंगे कि 2001 में जो लिटरेसी रेट थी और आज 2024 में जो लिटरेसी रेट है, ये कहीं ना कहीं मदरसों का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, प्लस मुस्लिम बच्चे जो स्कूल जाना शुरू किए, खासकर मुस्लिम लड़कियां, ये कमाल के लिटरेसी रेट है। आज हमारे देश का लिटरेसी रेट लगभग 81% पहुंच चुका है। देश अवेयर हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की कलेक्टिव बात कर रहा हूं। लाभार्थी योजना आप देखिए, सबको लोग लेके चल रहे हैं। एक एवरेज 33% सिर्फ मुस्लिम्स हैं, जबकि मुस्लिम की आबादी तो 33% नहीं है। ये शो करता है कि गरीबी से निकलने की जो 25 करोड़ हमारे गरीबी रेखा से निकले हैं, उसमें फिर से 35% इसमें मुसलमान हैं। तो वारिस भाई को तो इसमें खुश होना चाहिए ना। अब मुझे अगर आप ही बताइए, आप तो न्यूज में हैं, रोज दिन कवर करते हैं, पूरे देश को कवर करते हैं, कहां मस्जिद तोड़ दी भैया? जो बोल रहे थे कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, अवैध मदरसे तोड़े गए हैं असम में, मस्जिदें कहां तोड़ी गई हैं? ये होता है टीवी पे बैठ के झूठा नैरेटिव फैलाना। अगर कोई सरकारी जमीन अतिक्रमण, मैं बताता हूं, आपको नहीं पता। या मंदिर, अजय आलोक जी, मैं आपको बताता हूं मस्जिदें कहां तोड़ी गई हैं। मस्जिदें तेलंगाना में तोड़ी गई थी, जिसके बारे में वारिस पठान और इनकी पार्टी के लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि अभी वहां पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो ओवैसी साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। वारिस पठान साहब, तेलंगाना में मस्जिदें तोड़ी गई हैं, सही है ये? बिल्कुल, वहां तोड़ी गई थी। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया रात के अंधेरे में। क्या कहां रहते हो दिल्ली में? तेलंगाना में तोड़ी गई थी नहीं सर? दिल्ली में क्या किया? मस्जिद को नहीं तोड़ा। हल्द्वानी में क्या किया? हल्द्वानी में क्या किया आपने? नहीं सर, तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी? सारी मस्जिदों के नाम में आपको गिनाऊं सर, तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी सर? तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी? तेलंगाना में तोड़ी नहीं मस्जिद को, बड़े मस्जिद की जगह मस्जिद बना के दिया है, बड़ी सी मस्जिद वहां पर। तेलंगाना में कोई तोड़ी नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन जहां जहां मस्जिद तोड़ी है उसका तो वारिस भाई, तेलंगाना में तोड़ी गई मस्जिद, क्या हमारी और अगर मस्जिद की जगह पे मस्जिद बना देना अगर सोल्यूशन है, तो राम मंदिर बनने के बाद मस्जिद के लिए जगह दी गई, उसके लिए आप लोग क्यों दुखी होते हैं? आपने नहीं दिया। राम मंदिर का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा है कि हमारे पास कोई प्रमाण ऐसे नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है।
गोगोई ने कहा है कि एएसआई का सर्वे रिपोर्ट भी दर्शाता नहीं है कि 23 और 24 तारीख के दिसंबर की रात को अचानक से जो मूर्ति प्रकट हो गई थी उसका कोई प्रमाण नहीं है। आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दिया गया था, एविडेंस की बुनियाद पर नहीं था। यह आपको मानना पड़ेगा। और मेरा आज भी बोलना है, कल भी बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, हमारी औलादों को भी बताएंगे सिन्हा साहब कि हमारी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत शहीद कर दिया गया और एक जगह जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। ये मेरी ईमान है, ये मेरा आस्था है, ये मेरा मानना है। इसको आपको मानना पड़ेगा। मानना है, मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। मैं अजय आलोक जी आपको मौका दे रहा हूं और लोकेश भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अजय भाई आपके पास आ रहा हूं, लोकेश भाई आपके पास भी आ रहा हूं। आस्था का क्या नहीं, वारिस पठान साहब, आपका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मैं आ रहा हूं, सुबह ही आ रहा हूं, 1 मिनट, अभी तो लोकेश भाई के पास गया भी नहीं हूं। वारिस पठान साहब, मस्जिद को शहीद कर दिया गया और वहां पर मस्जिद थी। ऐसी ही मस्जिद तेलंगाना में भी शहीद हुई, मैं आपके ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और वहां दूसरी जगह आपको मस्जिद बना के दे दी गई। आपको उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां मुख्यमंत्री आपके दोस्त थे, आपकी पार्टी के बड़े नेता के दोस्त थे। यहां हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है तो आपके लिए वो शहादत का विषय हो जाता है। ये तो गलत है ना, फिर वहां भी मस्जिद के लिए लड़ते। भी 200 नहीं, जहाँ ईमान की बात आ गई, जहाँ ईमान की बात आ गई वहां कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है। वह ईमान ईमान है। मेरी आस्था, मेरा ईमान, मेरा रिलीजियस बिलीफ एक ही चीज बताता है कि बाबरी मस्जिद जाती है ता कयामत तक रहेगी। और अब तो इनकी नजर हमारी दूसरी मस्जिदों पे आ गई है। 30,000 मस्जिदों का लिस्ट लेकर बैठे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। जो बना क्यों था, अजय आलोक को मालूम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों आया था? ताकि जो भी इस तरह की इमारतें, मॉन्यूमेंट, रिलीजियस स्ट्रक्चर, मंदिर, मस्जिद 15 अगस्त 1947 के पहले थे उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, तो फिर क्यों नया शोशा छोड़ रहे हो? आपको पोलराइज करना है ना, क्योंकि विकास तो कुछ किया नहीं है आप लोगों ने। डेवलपमेंट के नाम पे तो जीरो है। अजय आलोक छोटा सा रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा लोकेश जिंदल के पास। वो कह रहे हैं आपने विकास नहीं किया, आपने मस्जिदें तोड़ी हैं पोलराइज करने के लिए, आप और मस्जिदें तोड़ना चाहते हैं, आप हिजाब बैन करना चाहते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों को पीछे धकेल रहे हैं। छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं लोकेश जिंदल के पास जाऊंगा। अजय आलोक। मैं पहली बात कि मैं इनसे ये यूजलेस डिबेट में इनसे पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि इनका काम है भड़काना, इनका काम है आग लगाना। सच्चाई तो यह है कि 14 में भी और 19 में भी 7 से 9% मुसलमानों के वोट हमें मिलते रहे हैं और हमारा यही प्रयास है लगातार कि ये वोट प्रतिशत हमारा बढ़े, और ये बढ़ रहा है। इनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। देवबंद की सीट हम जीतते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें मुसलमान वोट कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां से अलग अलग फतवे जारी होते हैं। इस आज की तारीख में इनका एक ही काम हो गया है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे 1991 में, वो कुछ नहीं था, सिर्फ तुष्टीकरण था, प्योर तुष्टीकरण मुसलमानों के लिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी विरोध किया था और आज भी करती है। अभी न्यायालय में मामला पेंडिंग है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं इस पर, लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से यह देश चला है 70 साल और कुछ नहीं। ये पैटर्न बदल रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं होगा किसी का भी। ठीक है, तुष्टीकरण नहीं होगा। मैं लोकेश जिंदल के पास आऊं, उससे पहले हजारों वोट जो पड़ रहे हैं उसमें तीसरे सवाल का रुझान बता देता हूं। मुसलमान अगर मोदी को बहुत भर भर के वोट नहीं करेगा तो किसको वोट करेगा? जरा यह भी सुनिए, फिर लोकेश जिंदल के पास चलते हैं। मुसलमान मोदी को छोड़कर किसे वोट करेगा, इस पर देश का रुझान। कांग्रेस को वोट करेगा, यह कह रहे हैं 21% दर्शक कि अगर मोदी को वोट नहीं करेगा तो सीधा कांग्रेस के पास जाएगा वोट, किसी और को नहीं जाएगा। इंडी गठबंधन की पार्टियों को, चाहे वो टीएमसी हो, सपा हो, आरजेडी हो, किसी एनसीपी हो, किसी को भी वोट करेगा, ये कहने वाले 32% लोग हैं। ओवैसी की पार्टी को वोट जाएगा, ये कहने वाले मात्र 8.5% से भी कम लोग। और जो मोदी को हराए उसको वोट कर देगा। सबसे ज्यादा वोट इस ऑप्शन को गया, ऑप्शन डी। करीब 38% लोग दर्शक कह रहे हैं कि मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता कि उसका भला कौन करेगा, वो सिर्फ इस बात पर वोट करेगा कि जो मोदी को हराए उसको वोट चला जाएगा। और ओवैसी साहब जो इतना मुसलमान करते हैं, उनकी पार्टी को वोट जाएगा, ये कहने वाले 8.5% के करीब लोग। अब लोकेश जिंदल आप बताइए, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए तो भी 23,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो मोदी को हराएगा उसको वोट जाएगा, कांग्रेस को वोट जाएगा, ये कहने वाले 21% लोग। सुशांत जी नमस्कार, पैनल पे आए सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमस्कार। सुशांत जी, जब भी कोई सरकार किसी एक धर्म को प्राथमिकता देती है तो वो दूसरे धर्म के नागरिकों को एक दूसरा दर्जा दे देगी।
पिछले 10 वर्षों में जो हुआ, उन 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण वर्तमान में मुसलमानों जो हिंदू नहीं है उनको एक दूसरे दर्जे के नागरिक की तरफ भारत देश में ट्रीट किया जा रहा है। ये वास्तविकता है। सुशांत जी, क्या हमने अपनी सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निवारण कर लिया है? क्या नहीं किया है। वर्तमान में भी हमारे पास कई ऐसी आर्थिक मुश्किलें हैं, सामाजिक मुश्किलें। पर लोकेश भाई, इसको थोड़ा फैक्चुअली अगर आप प्रूव करें, जैसे मैं अगर डेटा देखता हूं, जनधन अकाउंट पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खुले, बिजली पहुंची जो सबसे, और मैं सबसे निचले तबके की बात कर रहा हूं, उसमें मुसलमानों के घर में जो बिजली पहुंची वो हिंदुओं से भी ज्यादा पहुंची। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिले। तो अगर मुसलमान के अंदर को लेकर नफरत फैलानी होती, उनको खत्म करना होता, तो ये सब क्यों हो रहा होता? सुशांत जी, आपका ये कहना है कि राजनीतिक तौर पर हम उन्हें एक दूसरे नागरिक का दर्जा दें और सामाजिक और आर्थिक विकास के आंकड़े समक्ष रखें, तो क्या ये न्यायिक है? क्या ये संवैधानिक है? क्या मेरा प्रश्न ये है। नहीं, पर किसी को घर दे रहे हैं सबसे ज्यादा, हिंदू से भी, गरीब हिंदू, गरीब क्रिश्चियन, गरीब सिख से ज्यादा घर मिल रहा है, तो वो दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। सुशांत जी, मैं ये प्रश्न को एक और बार दोहराता हूं। क्या किसी एक समुदाय का राजनीतिक स्तर नीचे कर उसे आर्थिक और सामाजिक स्तर की अगर हम फैसिलिटीज दे दें, सुविधाएं दे दें, तो क्या ये संवैधानिक नहीं? तो राजनीतिक स्तर कैसे नीचे किया? थोड़ा इसको समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जी, वर्तमान में 20% मुसलमानों की आबादी है। हाँ। ऐसा क्यों है कि सरकार को ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए उनका एक नेतृत्व देने के लिए उनके नेता जो है संसद में भी हो या फिर किसी भी एक जगह पर, ऐसा क्यों नहीं है कि लिस्ट में उन मुसलमानों को किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? नहीं, तो ये तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। हम बात करते हैं, कांग्रेस ने भी नहीं किया। आपने मनमोहन सिंह को, एक सिख को बनाया प्राइम मिनिस्टर, आप मुसलमान को बना देते, इतने मुसलमान की चिंता थी। सुशांत जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत केवल एक धर्म के विरुद्ध में एक एक्ट लाया गया। नहीं, एक्ट के शब्दों आप सारे फैक्चुअल गलत बात बोल रहे हैं सर, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है बीच में। सीए किस धर्म के खिलाफ है भाई? जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की, उनकी बात हो रही है। पाकिस्तान में क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? बांग्लादेश में क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? सुशांत जी, उस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा हुआ है कि वहां से जो भी माइग्रेंट्स आएंगे, उन माइग्रेंट में केवल मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी जो धर्म के लोग हैं, अरे पर मुसलमान क्यों आएंगे भाई? वो पाकिस्तान में तो वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, वो अपना फैसला कर चुके। अब आज उनको हम कहें कि तुम यहाँ वापस आ जाओ, क्यों? अगर कोई मुसलमान भारत देश में आकर रहना चाहता है, मैं अदनान सामी की बात करता हूँ। अदनान सामी जो थे पाकिस्तान के नागरिक थे, वे पाकिस्तान छोड़कर भारत में बस गए, भारत की नागरिकता ले ली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अगर यहाँ के रहना चाहता है, नागरिकता अप्लाई करे, उसको देखेंगे, देंगे। सीए के तहत उसको नागरिकता क्यों देंगे भाई? वो माइनॉरिटी है और वहां पे प्रताड़ित हो रहा है, तो नहीं मिले तब दे सकते हैं। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की आवश्यकता नहीं थी, आप देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का मैं उदाहरण लेता हूँ, सेक्शन 6। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा माफी मांग रहा हूँ का प्रावधान है सर। मैं ये मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ फैक्चुअली ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको सीए पे डिबेट नहीं ले जा रहा। मुझे ये बताइए वारिस भाई, देखिए आपकी पार्टी तो कम से कम ये खुलकर कहती है कि बीजेपी तो चलिए मुसलमान के विरोध है ही, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया मुसलमान का। सुबह ही आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए ओवैसी इतना मुसलमान करते हैं, फिर भी उनको यूपी में मुसलमान वोट नहीं देता, देश के दूसरे हिस्सों में वोट नहीं देता, और आज दर्शक भी वोट नहीं दे रहा। दर्शक भी मात्र 8.5% कह रहा है कि मोदी को वोट नहीं देगा मुसलमान, तो ओवैसी साहब को देगा। सुशांत भाई, आपका जो ये आ रहा है वोटिंग जहां से भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे या तो ये बीजेपी के आईटी सेल से आ रहा है या तो आरएसएस के हेडक्वार्टर से आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे एक चीज का यकीन है कि जो भारत देश का अगर पक्का सच्चा मुसलमान है, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। हमारे में भी कुछ है 1-2% कोर्दोगलू मीर
सादिक, मीर जाफर जैसे लोग जो आज भी आरएसएस बीजेपी के तलवे चाटते हैं, जिनको मस्जिदों से कोई वो नहीं है लेन देन, जिनका हिजाब निकाल दो तो भी उनको परवाह नहीं है, जिनके मदरसों को तोड़ दो तो भी उनको परवाह नहीं है, उनको बस सिर्फ एक ही चीज दिखती, अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान और देश की जनता। ऐसे काफी सारे लोग हमारे में भी मौजूद है जो आरएसएस के तलवे चाट रहे। वैसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहता हूं। हमारे लिए देखिए, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म है। इन्होंने, हमको तो पता ही कि तो पक्के दुश्मन है मुसलमान के, मगर यहां जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म बन के बैठे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के भर भर के वोट लिए, 83% वोट ले लिए समाजवादी पार्टी ने भी यूपी के अंदर, डरा डरा के, अगर तुमने एमआईएम को वोट दिया बीजेपी जीत जाएगी, हमको वोट दो। बाद में क्या किया? अभी राज्यसभा का टिकट देने का टाइम आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी को एक भी मुसलमान इंसान ऐसा नहीं दिखा जो राज्यसभा में जाकर रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो यह चेहरा, दूसरी जगह महाराष्ट्र के अंदर भर भर के वोट लिए मुसलमानों के, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमको वोट दो, एमआईएम बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी। सबने वोट दिया, मगर लाइन से मिलिंद देवरा, अशोक चौहान, बाबा, सारे सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेके मुसलमानों की पीठ पे खंजर घोंप के चले गए, आज बीजेपी की गोद के अंदर बैठ गए। तो क्या ये देश का मुसलमान नहीं देख रहा? तो क्यों इनको वोट देगा और क्यों हमको वोट नहीं देगा? हम तो वारिस भाई, मैं एक चीज देखिए आपको बताता हूं, हमारा वोटिंग कितनी, हमारी वोटिंग, वारिस भाई, हमारी वोटिंग कितनी सही है आपकी बात से प्रूव हो रहा है। जो हमने सवाल पूछा कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देगा तो किसको वोट करेगा, आप देखिए, आपने खुद कहा कि 83% लोगों ने कांग्रेस और दूसरों को वोट किया। आप देखिए, जो मोदी को हराएगा उसको वोट करेगा मुसलमान। ये 30 सुनिए, एक मिनट सुनिए, कैलकुलेशन सुनिए, 36% लोग वोट कर रहे हैं, जो मोदी को हराएगा उसको वोट दे देंगे। 39% हो गया, 39% मोदी को हराने वाले को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को 21%, 22%। सुनिए ना सर, एक मिनट कैलकुलेशन देखिए सर। सुशांत भाई, हमने एग्जांपल सेट किया है। हाँ वारिस भाई, एक मिनट कैलकुलेशन देखिए, 40% के करीब जो मोदी को हरा दे, 22% के करीब जो कांग्रेस को वोट कर दे, और इंडी गठबंधन 31%। मतलब वही 80-90% वोट जो है वो एंटी मोदी जा रहा है, जो आप खुद बता रहे हैं। तो एकदम वोटिंग सही जा रही है। 10 सेकंड। हाँ, तो फिर तो हमको वोट देना चाहिए, लेकिन आपको तो चुनाव में भी नहीं पड़ता, लोकसभा का वारिस भाई, आपको तो चुनाव में भी नहीं पड़ता। तेलंगाना, बिहार, नहीं फर्क में आपको एग्जाम्पल। 10 सेकंड। औरंगाबाद से लड़े इम्तियाज भाई, आप समझिए 21 साल का जो बीजेपी और शिवसेना का सिटिंग एमपी था ना, उसको हमने हरा दिया औरंगाबाद के अंदर। तो फिर इनको तो वोट हमको देना चाहिए, हमें ताकत। लेकिन आपके यूपी में कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई? हमको वोट मिलेगा? आपकी यूपी में कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई? नहीं पड़ी ना सर वोट, आपको महाराष्ट्र में नहीं पड़ी। 400 पे लड़के 2 लाए तो उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे सुनो, कांग्रेस 400 पे लड़के 2 लाई, कोई टेंशन नहीं। बहन जी 400 पे लड़के 1 आई, कोई टेंशन नहीं। हम 100 पे बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लड़के नहीं जीते तो सारा हमारे ऊपर। अरे इनको भी तो बोलो। अजय आलोक जी, मैंने इनको नाम दिया है, सेक्युलरिज्म के चैंपियन लोग हैं। ठीक है अजय आलोक भाई, वारिस पठान और उनकी पार्टी कम से कम कांग्रेस को भी एक्सपोज करती है, ये तो उनकी अच्छी बात है कि इन्होंने भर भर के वोट लिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमान का कुछ किया नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको वोट बिल्कुल मुसलमान नहीं देगा, सिर्फ जो गद्दार है वही बीजेपी को वोट दे सकता है। इनके नजर में इस देश में अगर गद्दार हैं और भी मुसलमानों में गद्दार हैं तो ये तो बड़ा मुस्लिम परस्त पार्टी हो गए भाई। हैं? हम तो मुसलमानों को गद्दार नहीं मानते, ये मानने लगे मुसलमानों को भी गद्दार। इनके लिए तो राष्ट्र से बड़ा धर्म है। इनकी बात क्या करनी है वारिस पठान और इनकी पार्टी की? अब मैं कहूं कि तेलंगाना, बिहार में जाके सीमांचल में सिर्फ क्यों लड़ते हैं? क्योंकि सुरजापुरी मुसलमान है ना वहां से, जो हैदराबाद से शिफ्ट किए सुरजापुरी मुसलमान, जो आपको बड़ा मानते हैं। बाबरी मस्जिद आपको अपनी मस्जिद लगती थी क्योंकि बाबर के वंशज हैं आप लोग, इसलिए बाबरी मस्जिद प्यारी लगेगी। इस देश के आम मुसलमान को क्या मतलब है बाबरी मस्जिद आराम के नाम पे, जिनके नाम पे रोटी सेकते हैं आप लोग? आदम के वंशज है। आस्था का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है कह के जानबूझ के डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल, ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने पक्ष में आ जाए तो इस देश की लाज रख ली सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान की किताब कहां गई आपकी? दिखाते थे ना आप, ये देखो हम संविधान बचाएंगे, कहां गया? इसलिए ये सब ड्रामा करना बंद कीजिए।
सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, ढांचा ढूंढ रहे कहाँ गई किताब, और वहाँ भव्य राम मंदिर बन चुका है। संविधान की किताब में लेकर बैठता हूँ, टेबल पे दिख रही है, रखे रहते थे बगल में हमेशा, मेरा संविधान बचाने निकलना। सब ढूंढ रहे संविधान तोड़ने वाले लोगों को संविधान बचाना बैठता हूँ। सुनिए, और ये मत भूलिए, आपसे तो मुझे ये मत भूलिए, आपसे तो सर्टिफिकेट नहीं लेना नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का। अजय आलोक, विश्व की 10.5% आबादी मुसलमानों की भारत में रहती है, आज बहुत आजादी के अच्छे बाद से रहती है, पहली बार ऐसा और हुआ आप है जैसे चंद लोगों के कारण मुसलमान मुसलमान मंत्री नहीं है। बताइए मुझे जवाब दीजिए। आप लोगों ने, आप कांग्रेस से आजाद भारत में जिस तरह कांग्रेस ने दुआ 1947 से लेकर अब तक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुसलमान मिनिस्टर दिए कैबिनेट के अंदर। क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या सबका साथ सबका विकास हो गया। वाह वाह कहने। अजय एक बात, एक पॉइंट है मेरा, एक पॉइंट है मेरा। अजय भाई एक मिनट अजय भाई एक मिनट। सुबुई खान मुझे एक बात बताइए, ये जो बड़ी विचित्र लॉजिक मैं देखता हूं कि मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, उसका जनधन अकाउंट खुल जाए, किसान सम्मान निधि का पैसा मुसलमान के खाते में भी जाए, उसको सारी योजनाओं का फायदा मिले, बावजूद इसके उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कि अगर मान लीजिए 543 भी दे दे तो भी 500 लोग का भला होगा, लेकिन करोड़ों लोगों को घर मिले, जनधन योजना का पैसा मिल जाए, उससे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्या इससे मुसलमान को फर्क पड़ता है? क्या मुसलमान इस बार बीजेपी को वोट करेगा? जी देखिए सुशांत, मैं मुस्लिम समाज में बैठती हूं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स को मैं जानती हूं जिनके जनधन खाते खुले हैं, बहुत सारे मुसलमानों को मैं जानती हूं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ऑब्जर्वेशन इस पूरी स्थिति के बारे में सुनेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मुसलमानों का दुर्भाग्य रहा है कि उनको कोई पॉलिटिकल सरपरस्त ढंग का मिला नहीं। कहीं उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग मिले जो जबानी तो कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हैदराबाद में 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों को अरब के बूढ़े शेखों को बेच देते हैं मिस्यार निकाह के नाम पर। कहीं उनको कांग्रेस जैसी लीडरशिप मिली जो सेक्युलरिज्म के नाम पे मुस्लिम करते हैं, लेकिन बटला हाउस में आतंकवादियों पे आंसू बहाते हैं, या फिर दारुल उलूम में अगर आतंकी कंटेंट पढ़ाया जाता है या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट पढ़ाया जाता है मुस्लिम कौम के मासूम बच्चों को, तो उसका विरोध भी नहीं करते हैं। कहीं उनको समाजवादी पार्टी जैसी लीडरशिप मिली जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान बच्चों के हाथ में कट्टे बोला जाता है हमारी यूपी की भाषा में, हथियार थमा दिया करते थे। आज ये लोग कहते हैं योगी जी ने बुलडोजर चला दी। अरे भूमाफियाओं पे, आतंकवादियों पे, गैंगस्टर्स पे बुलडोजर चला रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी द्वारा पाले गए वो अपराधी हैं, भूमाफिया हैं। उनकी अगर इलीगल प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर नहीं चलेगी तो किस पर चलेगी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को भी एक सजेशन देना चाहती हूं सुशांत। मैं समझती हूं कि उनकी नीयत मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने की है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान पढ़ लिख जाए, दूसरे नागरिकों की तरह एक इक्वल फुटेज पर आ जाए, उनके अधिकार भी बराबर हो, उनके कर्तव्य भी बराबर हों। लेकिन ये सिर्फ तभी हो पाएगा अगर हम एम्पावर करें, अपीज ना करें। अब आप देखिए कि घर भी मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, अकाउंट में पैसा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी एंटी मोदी फोर्सेस के भड़काने में आके वो वोट नहीं कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। नहीं तो इसमें बीजेपी क्या करेगी मुझे ये बताइए। बीजेपी भी फिर वही करे जो कांग्रेस ने किया कि मुझे वोट दो लेकिन मैं तुम्हें घर दूंगा तब जब मेरा मन करेगा। नहीं सुशांत, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि बीजेपी वो गलती ना करे जो कांग्रेस ने करी है। सबसे पहले तो भाजपा को और आरएसएस को ये आइडियोलॉजी प्रमोट करनी चाहिए कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, वी आर नॉट माइनॉरिटीज। जब हम अपने ही देश में अपने आप को अल्पसंख्यक मान के कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, वहां पे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है, वहां पे हमारी अकाउंटेबिलिटी मर जाती है। ठीक है, मैं इस पर आता हूं, लेकिन मैं आपको जरा जल्दी से दो आखिरी सवालों के रुझान बता दूं। और उससे पहले आप देखिए, जो हमने पूछा था कि मुसलमान जो है वो किस दिशा में जाएगा अगर वोट करने के नाम पर, जल्दी से अगर आपको मैं दिखाऊं तीसरे सवाल का रुझान, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये पहले चौथे सवाल का रुझान देखिए। इंडी गठबंधन की पार्टियों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मात्र 7% लोग कह रहे हैं विकास किया। सिर्फ वोट लिया ये कहने वाले 31.4% और इस्तेमाल किया मुसलमान का ये कहने वाले 62%। तो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और वारिस पठान कह रहे हैं वही हमारे वोटिंग में भी दिख रहा है कि सेक्युलरिज्म के चैंपियंस ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। ये करीब 40,000 के करीब पहुंचने वाला आंकड़ा, 38,000 वोट पड़ गए हैं। वो लोग यही मान रहे हैं
38,000 से ज्यादा वोट के बाद कि सिर्फ मुसलमान का इस्तेमाल किया सेक्युलरिज्म के चैंपियंस ने। और बिहार बंगाल में 59% लोग मांग रहे हैं कि मुसलमान का खाली इस्तेमाल किया इंडी गठबंधन की पार्टियों ने। पांचवा सवाल भी बताइए, 2024 में मुसलमान मोदी को वोट नहीं करे तो रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा 2024 के? इस पर लोगों ने क्या वोट किया है, जरा इसका रुझान आपको दिखा देता हूं। मोदी ही जीतेंगे, फर्क नहीं पड़ता मुसलमान वोट करे या ना करे, ये कहने वाले 91.4% लोग हैं। मोदी हार जाएंगे, ये कहने वाले 1% से भी कम लोग। और सीटें घट सकती है नरेंद्र मोदी की, ये कहने वाले 7.7% लोग। लेकिन जिंदल साहब, आप देखिए बड़ी संख्या में 40,000 39,000 वोट पड़ गए। लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की पार्टियों ने मुसलमान का खाली इस्तेमाल किया है, और यही बात वारिस पठान भी कह रहे हैं। देखिए सुशांत जी, भाजपा और AIMIM ये एक बंटी बबली की जोड़ी है। और ये ऐसे इस तरह से भ्रमित करते हैं। वो पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, वहां पर तो ताजमहल बेच देते हैं किसी को, बेचारों को पता नहीं लगता कि कैसे उनके साथ ठगे गए वो। और उसी तरह से जो देश की जनता है उसे बेवकूफ बनाया जा, क्योंकि हैरानगी होती है कि AIMIM तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन चुनाव लड़ने चली जाती है राजस्थान, चुनाव लड़ने चली जाती है उत्तर प्रदेश में, जहां वो 5 साल तक कहीं दिखने को नहीं मिलती, वहां सडनली AIMIM चली जाती है वोट काटने के। नहीं, एक मिनट अरे भाई, क्या आप सरकार बनाने जा रहे हो? इस लॉजिक से लोकेश भाई, इस लॉजिक से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, वो भी चुनाव लड़ने चले गए थे। तो क्या आप आज जिनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, आपने सपा को उतारा था मध्य प्रदेश में? नहीं सुशांत जी, आप मुझे मेरा वार्तालाप, एक बार मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, वरना मैं बात नहीं रख पाऊंगा। देखिए मुद्दा क्या है, AIMIM ना तो सरकार बना सकती है, हाँ, लेकिन वो जो है काम बिगाड़ सकती है। और जब से AIMIM पॉलिटिकल पिक्चर में आई है, तब से ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे मुस्लिम जीत सकते हैं, जहां से मुस्लिम नेता उभर सकते हैं, वहां भी वो नहीं जीते। क्या कारण है? क्योंकि ये वोट काटने की नहीं, एक मिनट, मैं ये नहीं समझ पा रहा लोकेश जिंदल साहब, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी, लेकिन सारी पार्टियां हट जाए तब हम हरा देंगे। ये क्या बात हुई भाई? धर्म के नाम पर ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी बनाई, वो लड़ रहे हैं, उनका जहां मन कर रहा है वो लड़ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक ही विचारधारा, ठीक है, वारिस पठान, एक ही तरीके, वारिस पठान, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप और बीजेपी बंटी बबली की जोड़ी। हाँ सुशांत भाई, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, वो मैं उनको भी जवाब देता हूं, मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूं, बहन को भी जवाब देना चाहता हूं, उनको भी। बहन ने कहा कि भू माफियाओं के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाते हैं, इनको तकलीफ होती है। मैडम जी, रेट माइनर वकील हसन का आपने नाम सुना होगा, जिसने 41 मजदूरों की जान बचाई थी उत्तरकाशी में, उसके भी घर को बुलडोजर से उखाड़ के फेंक दिया गया। तो क्या वो भी भू माफिया था क्या? नहीं था। इसीलिए आप लोग जो कर रहे हो ना, असंवैधानिक काम कर रहे हो। अब बात नंबर 2, कांग्रेस वाले ने क्या कहा मुझे, बंटी और बबली तो सुनो, नटवरलाल टोपीबाज आप लोग हो, जो पूरे मुसलमानों के वोट ले लिए, टोपी पिना के चले गए, बीजेपी की गोद में बैठ गए। क्यों? सिर्फ एक राज्यसभा की टिकट के लिए। इतना ऐसा काम, राज्यसभा की टिकट के लिए पूरे के पूरे सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा के चले गए वहां। बात नंबर 3, अमेठी में हार गए, इतने बड़े आदमी हार गए। अमेठी में तो हम नहीं लड़े, क्यों हारे? वहां से क्यों हारे बताओ ना। अगर ओवैसी वहां पे नहीं लड़े तो तुम्हारे सदर मोहतरम अमेठी से क्यों हार गए? अरे हम तो बहुत जगह पे नहीं लड़े, वहां पे तुम्हारा सुपड़ा साफ हो गया तो भी हम पे इल्जाम लगाएंगे। 400 सीट पे तुम लड़े उत्तर प्रदेश के अंदर, हम तो 100 पे लड़े, क्यों खाली 2 आए? क्या सब पे हम थे क्या? इसीलिए जब एक उंगली मेरे पे उठाओगे जिंदल, 4 उंगली तुम्हारी तरफ जाएगी। और तुम बोलो मानो कि हम लोगों ने धोखा दिया, वोट लिया, और 70 साल से क्या हम सत्ता में थे? तो क्यों आज मुसलमान वर्ग पिछड़ा हुआ है, सोशल इकोनॉमिकली एजुकेशनली क्यों बैकवर्ड है? हम सत्ता में थे क्या? अरे महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, तमाम सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बताता है कि मुसलमान पिछड़ा वर्ग है। अब तो हम हमारे दलित भाइयों से भी पीछे चले गए। किसके राज में गए? ओवैसी थे क्या सत्ता में? अरे तुम लोग थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तुमने नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये आ गया। अरे महाराष्ट्र में 7 MLA भी नहीं है, 33 होने चाहिए एज पर पॉपुलेशन, एज पर ये डेटा, मगर नहीं देते ना। आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, हमको बी टीम बोलोगे, पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो रहे हो। हर देश का नागरिक बोल रहा है वारिस में असल बी टीम ये लोग है। ये चले गए वहां, इस वक्त आपको करारा जवाब मिलेगा। नहीं वारिस भाई, एक मिनट, अजय भाई आप इस पे जवाब दीजिएगा। वारिस भाई मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। वारिस पठान साहब,
आज आप फुल फॉर्म में हैं और आपने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस ने यह किया कि सिर्फ मुसलमान का इस्तेमाल किया, यह बात वारिस पठान को और असदुद्दीन ओवैसी को दिखती है, यह मुसलमान को क्यों नहीं दिखती? वो क्यों भर भर के फिर भी उन्हीं लोगों को वोट करता है जो जानता है कि मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं? करेगा मुसलमान भी हमको वोट करेगा। सुशांत कब करेगा वारिस भाई, कब करेगा? ये आप लोग कहते हैं मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, और सबसे ज्यादा जिस कौम का डरा कर वोट लिया जाता है वो मुसलमान है। नहीं, ये डरने घबराने का नाम मजलिस तो डर के वोट कैसे करता है कि नरेंद्र मोदी खा जाएगा? डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं। वो तो अरे ये डरा रहे ना, अगर तुमने एमआईएम को वोट दिया बीजेपी जीत जाएगी। तो मुसलमान डरता क्यों है? क्या कर लिया? चलो समाजवादी 4 बार हार रहा है, 14, 19, 17, 22 सब हार गए। हमारी वजह से हारे, कंटिन्यू सारे। तुमने हराने की ताकत दिए तो ठिकरा डाल दो हमारे ठीक है। अजय आलोक साहब जरा जवाब दीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं ओवैसी साहब की पार्टी के वारिस पठान, वो कह रहे हैं मुसलमान के लिए कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने भी जब राइट माइनर के घर पे बुलडोजर चला दिया जिसने जिंदगियां बचाई, तो मुसलमान आप पर कैसे भरोसा करे? हाँ देखिए, राइट माइनर के घर में जो, इसी को कहते हैं अधूरी जानकारी टीवी पे प्रस्तुत करना। राइट माइनर जो अब्दुल हक के घर में जो बुलडोजर चला, उसके बाद वो इसलिए चला क्योंकि वो पूरा एरिया इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन चूंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, एक देश के लिए काम किया था, एलजी साहब ने तुरंत घोषणा की कि उनको दूसरा घर दिया जाएगा इमीडिएटली। एलजी ने घोषणा की है, मैंने नहीं की है। इसे गलत बात तो बोलिए मत। दूसरी बात, सुशांत भाई, आपको पूरी बातचीत सुन के आपको क्या लगा? बोलो आप, आपके दर्शक को। ये पूरा घमंडिया जो बना, ये सिर्फ इसीलिए बना कि मुसलमानों का वोट कहीं छिटके नहीं, कहीं भटके नहीं। आज भी देखिए आपके रुझानों में दिखा रहा है कि सब उसी को वोट करेंगे जो मोदी को हरा देगा। कमोबेश यही ट्रेंड 2014 में भी रहा, 2019 में भी रहा। जहां बहुजन मजबूत वहां बहुजन को वोट, जहां समाजवादी पार्टी वहां समाजवादी पार्टी को वोट, जहां टीएमसी मजबूत वहां टीएमसी को वोट। आज ममता दीदी अगर गठबंधन नहीं कर रही हैं कांग्रेस से, तो उसका कारण यही है कि ये मुसलमान वोट कहीं उधर नहीं चला जाए। और इसका देखिएगा खामियाजा उठाएंगे आने वाले चुनाव में। आम आदमी पार्टी उठाएगी, इसका खामियाजा उठाएगी समाजवादी पार्टी। क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म कर देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस की इच्छा है। कांग्रेस ने इस देश का कभी भला नहीं किया, सिर्फ एक परिवार का भला करने के लिए पार्टी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अभी कह रहे थे वो क्या कि दूसरे धर्मों को, जिंदल साहब कह रहे थे दूसरे धर्मों को दूसरी दृष्टि से इस देश में देखा जाता है। कहां देखा जाता है भाई? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हिंदू नहीं है, कौन उनको दूसरी दृष्टि से देखता है? किसकी हिम्मत है, मजाल है इस देश में? कहां उनको कोई दूसरी दृष्टि से देखा जाता है? सुशांत भाई आप बताइए तो। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आज के वोटिंग में निकल कर आई है कि लोग ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने विकास किया है मुसलमान का, लेकिन फिर भी मुसलमान नरेंद्र मोदी को भर भर कर वोट करेगा, ऐसा वो नहीं मानते। और साथ ही वो ये भी मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी को हरा देगा उसको मुसलमान वोट कर देगा, जो कि वारिस पठान कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद बदलेगा, मुसलमान समझेगा कि कैसे उसका इस्तेमाल हुआ। मैं जल्दी से आपको अभी तक जो रिजल्ट आया है, वोटिंग 42,000 से ज्यादा वोट पड़ गए हैं पिछले 20 मिनट में, 42,000 से ज्यादा वोट। और उसमें पहले सवाल का रिजल्ट, बीते 10 साल में मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? 97% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि मुसलमान का विकास हुआ है। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि 2024 में मुसलमान क्या मोदी के लिए वोट करेगा अगर विकास हुआ है? आप देखिए 53% लोग कह रहे हैं कि हां वोट करेगा, लेकिन सी, ऑप्शन सी, थोड़ा बहुत वोट करेगा, ये कहने वाले भी 38% लोग हैं, नहीं कहने वाले करीब 8.5%। अगर मोदी को वोट नहीं करेगा तो किसको वोट करेगा भाई? इसके जवाब में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है 40% के करीब कि जो मोदी को हरा दे उसको वोट कर देंगे। कांग्रेस के लिए वोट करेगा ये कहने वाले 22.5% से थोड़े ही ज्यादा लोग। चौथा सवाल हमने पूछा कि इंडी गठबंधन की पार्टियों ने मुसलमान के लिए क्या किया भाई, जो मुसलमान मोदी के लिए वोट नहीं करेगा, इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को करेगा। सिर्फ वोट लिया ये कहने वाले 30% और मुसलमान का इस्तेमाल किया ये कहने वाले 63% के करीब लोग हैं। और पांचवा सवाल हमने पूछा कि 2024 में मुसलमान मोदी को वोट नहीं करेगा तो क्या असर पड़ेगा रिजल्ट पर? 91% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ना, मोदी को वोट मुसलमान करे या ना करे, मोदी ही जीतेंगे, मोदी हारेंगे ये कहने वाले 1% लोग, और सीटें घट जाएंगी ये कहने वाले करीब 8% के करीब लोग हैं। 43,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। और अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आज के दो विनर
क्योंकि हम जो जागरूक वोटर्स हैं उनको इनाम भी देते हैं। आज के 2 विनर्स अभी जो हम बताते हैं उनके नाम बता दूं। लवकेश उत्तर प्रदेश से, इनके मोबाइल के आखिरी के 4 डिजिट हैं 0506, और श्वेता अग्रवाल ये पश्चिम बंगाल से हैं 8779, इनके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट हैं। 2 और विजेता जिनके नाम का अनाउंसमेंट हम करेंगे आज रात न्यूज की पाठशाला में 8:50 पर। फिलहाल